गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्ती एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सोनू सर। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले, देखिए हालांकि आपका क्लास कल भी हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू जैसे माइक प्रॉब्लम हो गया था, जिसके वजह से आपका क्लास नहीं हो पाया। लेकिन आज जो है कि अच्छे तरीके से हम और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और आज आपका माइक में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखिए कि हमने जो है कि कल तक किसके बारे में देखा था, विटामिन आपका समाप्त हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में, आज हम देखेंगे किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, और कुछ बात कर लेंगे एंजाइम और हार्मोन के बारे में। उसके बाद मेटाबॉलिज्म देखेंगे और उसके बाद ह्यूमन डिजीज देखेंगे, यानी मानव रोग के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंजाइम। देखिए दो चीजों के बारे में अभी हम बात करेंगे, एंजाइम और दूसरा लिखेंगे हार्मोन। देखिए एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम जो है ना, एंजाइम का काम है पाचन करना। एंजाइम का काम है पाचन करना। जैसे हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो भोजन होता है वो हमारे मुख गुहा में आता है, यानी कि बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी में क्या होता है कि टाइलिन डाइस्टेज नामक जो एंजाइम होता है, यानी कि उस भोजन में जो उपस्थित क्या होता है कि जितने भी कीटाणु होते हैं उन सभी को वहां पर मार देते हैं जितना उनसे मरने लायक होता है। बाकी की क्रिया जो होता है कि पेट में जाकर के हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एंजाइम का काम क्या है कि पाचन का काम करना। एंजाइम क्या करता है, पाचन करता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि हार्मोन जो है ना, कि हार्मोन का काम क्या है, हार्मोन का, ये आपने देखा कि एंजाइम का काम क्या है, पाचन करना, और एंजाइम का काम क्या है, पाचन करना। और हार्मोन का बात समझिए, हार्मोन का काम ये है, ये क्या करता है कि ये उत्तेजनाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये उत्तेजना को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो देखिए कि हार्मोन का काम यह है उत्तेजनाओं को क्या करना, नियंत्रित करना, उत्तेजनाओं को नियंत्रित करना। देखिए जितने भी एंजाइम होते हैं वे सब के सब प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम होंगे वे सब के सब प्रोटीन होते हैं, किंतु सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि जितने भी एंजाइम होंगे वे सब के सब प्रोटीन होंगे, किंतु सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, क्योंकि हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं। हार्मोन भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, इसीलिए मैंने बता दिया कि एंजाइम जो होता है कि पाचन का काम करता है और हार्मोन का काम क्या है कि उत्तेजना। जैसे हमने बताया था कि मेल में दो टेस्टिस होता है और इससे ये वैस डिफरेंस है और यहाँ पे पेनिस जुड़ा हुआ है। ये क्या है, पेनिस है। तो कहा जाता है कि इस टेस्टिस में क्या होता है कि हार्मोन बनता है। क्या बनता है, इस टेस्टिस से हार्मोन निकलता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए कि यहाँ से जो हार्मोन निकला है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये उत्तेजित करता है। ये मनुष्य को क्या करता है, उत्तेजित करता है कि हार्मोन निकालो, हार्मोन निकालो, जल्दी जल्दी धड़ाधड़ से क्या निकालो, हार्मोन निकालो। यानी कि टेस्टिस हार्मोन तो बना दिया, लेकिन हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित करता है कौन, हार्मोन। तो हार्मोन का काम क्या है कि ये उत्तेजना को नियंत्रित करता है। ये उत्तेजनाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये बात आपको याद रखना है। अब आप हेडिंग डालेंगे ऊपर में मेटाबॉलिज्म, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या डालना है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। क्या डालना है, मेटाबॉलिज्म। दिख रहा है आपको, हाँ, मेटाबॉलिज्म। हिंदी में क्या कहते हैं, उपापचय। दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है आपको। तो मेटाबॉलिज्म हिंदी में क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। देखिए उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म किसको कहा जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर होता है। अब कहेंगे कि ये कैसे होता है, जैसे आप खाना खाते हैं तो भी मेटाबॉलिज्म, आप क्या करते हैं, जैसे काइल के रूप में आपके बॉडी के अंदर से जो लैट्रिन यानी जो काइल बाहर आता है वो भी क्या है, वो भी एक मेटाबॉलिज्म है। जैसे आपने पानी पिया, मेटाबॉलिज्म। जैसे आपने पेशाब कर दिया, मेटाबॉलिज्म। यानी कि पेशाब का करना, पानी पीना, ये सारी क्रिया मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आता है। इसमें दो कैटेगरी होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक क्या होता है, एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या होता है, तो यहां आप लिखेंगे एनाबॉलिज्म। क्या होता है, एनाबॉलिज्म, इसको कहते हैं उपचय। इसको दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं अपचय। तो देखिए
इसमें क्या होता है, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है ना कि कोई चीज जो होता है कि जुटता है, कोई चीज क्या होता है, जुटता। जैसे आपने पानी पिया तो आपके बॉडी के अंदर किसी न किसी चीज से वो जाकर के जुड़ता है, और बाद में वो जब टूट जाता है तो वही जब हम पेशाब करते हैं तो वो पेशाब के रास्ते क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो देखिए कि एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज का जुटना, किसी चीज का जुटना। जैसे हम कहेंगे कि 10 + 10, ये 10 + 10 हम लिखेंगे तो आप ऐड करके बता देंगे कि 20। तो ये क्या कर दिए कि ये जोड़ दिए हैं, तो जोड़े हैं यानी कि ये एनाबोलिज्म की क्रिया है। यदि हम लिखेंगे कि 20 - 10 तो आप कहेंगे कि 10 होगा, यानी ये कहलाएगा कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म में टूटता है जबकि एनाबोलिज्म में जुड़ता है। अगर हम दो छोटी छोटी चीजों को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा एनाबोलिज्म यानी कि उपचय कहलाता है। लेकिन जब हम एक जटिल पदार्थ को क्या करते हैं कि तोड़ देते हैं तो वही हमारा कैटाबोलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म। जैसे बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को हम क्या करते हैं, यदि तोड़ते हैं तो वो कैटाबोलिज्म कहलाएगा। लेकिन क्या किया जाता है कि दो चीजों को यदि जोड़ा जाता है, जैसे इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ये देखिए, ये पेन है और ये पेन का कैप है, ये मार्कर है, मार्कर का कैप है। इन दोनों को आपस में हम ऐसे करके जोड़ देते हैं तो ये जब जुट गया तो इसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म। लेकिन जब इसको निकाल देते हैं तो ये कहलाता है कैटाबोलिज्म। क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म। और जब दोनों क्रिया जिसमें होता है उसी को कहा जाता है मेटाबोलिज्म। तो हमारे शरीर के अंदर जो होता है ना कि टूटता भी है और जुटता भी है, तो इन दोनों क्रिया होता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है जिसको हम उपापचय कहते हैं। कैसे, देखिए आप खाना खाएं तो आप खाना जब खाते हैं तो वो खाना आपके बॉडी के अंदर पहले जाकर के वो टूटता है, और टूटने के बाद देखिए कैसे कैसे टूटता है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, और कैसे कैसे जुटता है इसको देखेंगे। तो देखिए ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जाकर के अंदर टूटता है। देखिए क्या क्या टूटता है, जब आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन में 10 एमिनो एसिड आपके बॉडी के अंदर पहले से मौजूद रहता है, और 10 एमिनो एसिड क्या करता है कि जब आप भोजन करते हैं, ये क्या है, भोजन से, तो भोजन से 10 एमिनो एसिड आपको मिलता है और 10 पहले से मौजूद रहता है। पहले से, इधर लिख देते हैं, पहले से मौजूद यानी कि शामिल रहता है हमारे बॉडी के अंदर। तो देखिए 10 एमिनो एसिड पहले से हमारे शरीर में रहता है, और 10 एमिनो एसिड जब हम खाना खाते हैं तो ये मिल करके 20 एमिनो एसिड बनता है, और 20 एमिनो एसिड जो होता है ये एक ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। कितना, एक ग्लूकोज। तो आपको याद रखना है कि एक ग्लूकोज जो बनता है, 10 एमिनो एसिड पहले से हमारे शरीर में रहता है और 10 हम भोजन करते हैं तब, यानी कि 20 एमिनो एसिड मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण। उसी तरीके से जब हम आपको क्या पढ़ाए थे, सेल पढ़ाए थे, तब हम आपको बताए थे, याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम बताए थे कि 38 एटीपी, कितने एटीपी, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी, ये यहाँ पे क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। ये हम ग्लूकोज लिख दिए, एक प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, एक प्रोटीन। तो देखिए जब 38 एटीपी मिलता है तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका होता है, एक ग्लूकोज। तो ये बात आपको याद रखना है कि 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। कितने ग्लूकोज, एक ग्लूकोज। आप कहेंगे कि यहाँ 24, अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर हम 24 एटीपी मिलाते हैं तो क्या एक ग्लूकोज बनेगा, नहीं बनेगा, एक ग्लूकोज बनने वाला नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये हुआ एनाबोलिज्म। इसमें क्या हो रहा है, जुट रहा है, यानी 1 एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी, 4 एटीपी, 5 एटीपी, 6 एटीपी, ऐसे कर करके डॉट 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 38 एटीपी को जब आपस में जोड़ा गया तब जाकर के ये क्या बना, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस तरीके का आप मैथ्स भी बनाए होंगे, ऐसा मैथ्स रहता है, एपीजीपी का क्वेश्चन रहता है कि इसका योग पूछ देगा तो आपको निकालने के लिए रहता है, एन निकालने के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि इतना एटीपी जब हम ऐड करते हैं तब जाकर के एक ग्लूकोज बनता है। तो ये था जोड़ने की क्रिया, यानी इसमें आप एनाबोलिज्म में हेडिंग दे करके, एनाबोलिज्म हेडिंग दे करके लिखेंगे और उपचय लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पदार्थ जो होता है कि जोड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम एनाबोलिज्म कहते हैं। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि दो छोटे छोटे चीजें, क्या होता है कि दो छोटी छोटी चीजें ये मिल करके एक नए चीज का निर्माण कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म यानी कि उपचय कहते हैं। कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि एक जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं, यानी इसमें आप लिखेंगे कि संश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, संश्लेषण, और इसमें क्या होता है, अपघटन। तो कैटाबोलिज्म में अपघटन होता है, सिंपल भाषा में टूटना कहेंगे, और जो है कि यहाँ पर आप समझेंगे एनाबोलिज्म में होता है संश्लेषण, यानी इसको सिंपल भाषा में आप निर्माण कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्माण। ये बात आप याद रखेंगे। तो कैटाबोलिज्म में आप एग्जांपल में लिखेंगे, कैटाबोलिज्म में एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में इसमें होगा पाचन।
एग्जाम्पल देके लिखेंगे पाचन यानी कि डाइजेशन, उसके बाद लिखेंगे श्वसन। क्या लिखेंगे? श्वसन। तो पाचन और श्वसन जो होता है ये इसी में आता है। पाचन और श्वसन किस में आता है? इसी में आता है। तो ये चीज हो गया कि एनाबोलिज्म में कोई चीज जुड़ता है जबकि कैटाबोलिज्म में टूटता है। अगर टूटने की क्रिया, जुटने की क्रिया, दोनों कार्य अगर एक साथ हो रहा है तो आप कहेंगे कि उसमें मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय हो रहा है। आपके बॉडी के अंदर आप पानी पीते हैं तो वो जाकर के टूटता है, आप खाना खाते हैं तो वो जाकर के टूटता है, लेकिन फिर किसी न किसी चीज का निर्माण कर देता है तो वो क्या होता है कि जब जुटता है तो उसको कैटाबोलिज्म, टूटता है तो एनाबोलिज्म। यानी आपके बॉडी के अंदर पानी पिए तो आपका क्या हुआ? एनाबोलिज्म। जब आप पेशाब कर दिए तो क्या हो जाता है? कैटाबोलिज्म। यानी कि आपके बॉडी के अंदर एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म दोनों होता है तो आप कहेंगे कि हमारे बॉडी में मेटाबोलिज्म होता है यानी कि उपापचय, दोनों क्रिया होता है। आप खाना खाएं, आपका भोजन टूटता है, 10 एमिनो एसिड भोजन से मिलता है, 20 एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ? किसी चीज का निर्माण होता है, तो निर्माण होता है तो वो क्या कहलाएगा? एनाबोलिज्म। अगर अपघटन होता है तो वो क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय की क्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में? ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग के बारे में देखेंगे। जितने सारा रोग होने वाला है, मलेरिया द्वारा होने वाला रोग, जितने सारा रोग होता है ना, उन सभी रोग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, कृमियों द्वारा, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसको आप लोग जो है कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। ह्यूमन डिजीज हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। ऊपर में हेडिंग डालेंगे मानव रोग, मानव रोग, ब्रैकेट में ह्यूमन डिजीज। चलिए मानव रोग है। देखिए मानव रोग किसको कहा जाता है? अगर आपके बॉडी के अंदर किसी भी चीज में अगर आकृति में चेंजिंग दिख रहा है, विकृति में चेंजिंग दिख रहा है, अगर किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अगर उसके बॉडी में आपको देखने में चेंजिंग लग रहा है, जैसे आप देखते होंगे किसी का साफ बाले नहीं रहता है, बाल साफ उड़ जाता है, किसी का बाल आप देखेंगे क्या है कि सफेद हो जाता है, ये भी क्या है? यह एक चेंजिंग यानी कि डिजीज है, यह रोग के कारण ही होता है। किसी का बाल का उड़ जाना रोग कहलाता है। अगर आप कहेंगे कि किसी का क्या होता है कि लकवा मार देता है, यानी कि एक साइड काम ही नहीं करता है, बॉडी का एक पार्ट ही काम नहीं करता है, जैसे एक हाथ ये काम ही नहीं करता है, दूसरे हाथ से इसको क्या करता है? उठाने पड़ता है सहारा देकर के, तो इसको हम लकवा कहते हैं। ये विटामिन B7 की कमी से होता है, हम बता चुके हैं आपको विटामिन में। तो यहां आपको देखना है, देखिए विटामिन में हालांकि हम आपको जितने भी रोग बताए हैं, विटामिन में जितने भी रोग बताए हैं, जैसे हम आपको बताएं कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B11, B12, इन सारा रोग, फिर बताएं A, B, C, D, E, K, जितने भी आपको हम विटामिन बताएं, इससे क्या होता है कि रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है, इससे रतौंधी होता है। B से क्या होता है कि बेरीबेरी, C से स्कर्वी, D से क्या होता है? रिकेट्स होता है, E से क्या होता है कि जनन क्षमता प्रभावित होता है, K से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होता है, खून का जमना। B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं, इससे जो रोग होता है बेरीबेरी होता है। B2 से क्या होता है कि राइबोफ्लोविन कहते हैं, इससे जो रोग होता है, इससे क्या होता है? इससे भी रोग होता है। उसके बाद आपने देखा B3, इससे भी रोग होता है। B5 में हमको बताया, B7, B11, B12। देखिए हालांकि हम यहाँ पर आपको ये बता सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको जब हम इसमें ढुक जाएंगे तो आप इस मानव रोग से आपका ट्रैक हट जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी डिजीज होगा, B7 से कौन सा डिजीज होगा, B11 से कौन सा होगा, B12 से कौन सा होगा, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप विटामिन वाला थर्ड क्लास विटामिन का आप जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं मानव रोग। मानव रोग जो होता है ना, ये कई तरीके से होता है। एक होता है डिफिशियंसी डिजीज। अगर आपके बॉडी के अंदर किसी न किसी चीज के कमी से हो रहा है तो उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज। जैसे अगर आप नमक कम खाते हैं तो आपके अंदर घेंगा नामक रोग हो जाएगा, गोइटर जिसको कहते हैं, घेंगा नामक रोग। तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर किसी न किसी चीज के कमी से होता है, जैसे क्या होता है कि आयरन की कमी से क्या होता है कि चक्कर देने लगता है, आपको क्या लेने लगेगा? चक्कर आने लगेगा। तो ये आयरन की कमी से होता है। अगर आप कहेंगे कि आपके बाल
बाल आपका जो है कि बहुत ही तेजी से नहीं बढ़ता है, आपका नाखून तेजी से नहीं बढ़ता है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर सल्फर की मात्रा कम है, यानी कि जिस चीज का अगर कमी से आपके अंदर रोग होता है ना उसको डिफिशियंसी डिजीज यानी अल्पता रोग इसको हिंदी में कहते हैं। तो डिफिशियंसी डिजीज में आपके बॉडी के अंदर किसी न किसी चीज के कमी से होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। विटामिन में जितने भी हम आपको रोग बताए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B11, B12, जितने भी हम आपको विटामिन बताए हैं, सब में जो रोग था ना वह सब के सब डिफिशियंसी डिजीज। क्या था? डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि अल्पता रोग। यानी कि ये सारी की सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर कमी से हुआ है, इसलिए आप उसको पूरा कीजिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहा जाता है। तो देखिए कि मानव रोग जो होता है ना ये कई टाइप का होता है। मानव रोग कितने टाइप का? कई टाइप का। आप देखेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे पहला, मानव रोग कितने टाइप का? कई टाइप का होता है। एक होता है, इसको बोला जाता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग इसी को कहते हैं आनुवंशिक रोग। आनुवांशिक रोग इसी को कहेंगे जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज। अब देखिए दूसरा, पहला आपने देखा जन्मजात रोग, आनुवंशिक रोग। दूसरा होता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक। तीसरा आपका होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। चलिए ध्यान से देखेंगे तो देखिए कि आपका पहला है जन्मजात रोग। क्या है? जन्मजात रोग। इसी को हम कहते हैं दूसरा कि आनुवांशिक रोग, इसी को कहते हैं जेनेटिक डिजीज। ये जो बीमारी होता है ना ये जन्मजात रोग यानी कि आनुवांशिक, यानी आपके दादा में है तो आपके पिता में भी होगा, आपके पिता में है तो आप में भी होगा, आप में है तो आपसे जो संतान उत्पन्न होगा उस संतान में भी होगा, और उस संतान से जो संतान उत्पन्न होगा ना उसमें भी होगा। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इसमें लिखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वह कौन सा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है? तो वो आपका जन्मजात रोग, इसी को आनुवांशिक रोग, इसी को आप जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो जेनेटिक डिजीज जो होता है ना ये क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके दादा में है तो आपके पिता में भी होगा, आपके पिता में भी है तो आप में भी होगा। जैसे आप लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखेंगे हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया क्या है? यह एक ऐसा डिजीज है जो कि यह स्त्रियों से होता है, यानी कि फीमेल से होता है और किसको हो जाता है? मेल को हो जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो कि फीमेल से होता है और किसको हो जाता है? मेल को हो जाता है, और यह एक जन्मजात रोग है। इसमें क्या होता है ना, इसमें हीमोफीलिया में आप कहेंगे कि हम तो जान गए कि ये जो जेनेटिक डिजीज है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, लेकिन इसमें होता क्या है? तो समझिएगा इसमें क्या होता है कि आपका अगर कहीं पे अगर हाथ कट जाता है तो हाथ कटने के बाद जो ब्लड होता है ना तो ब्लड का क्लॉटिंग होगा ही नहीं। ब्लड क्या होता है कि बहते रहेगा, आपका ब्लड का बंद होना रुकेगा ही नहीं, ब्लड आपका बहते रहेगा। यानी कि हीमोफीलिया नामक रोग में आपका ब्लड का रुकना बंद नहीं होता है। यह चीज आपको याद रखना है। अगर किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं किसी का हाथ कट गया है और उसका ब्लड का रुकना बंद ही नहीं हो रहा है, यानी आपको समझना है कि उसको हीमोफीलिया है। अगर उसके पिता को देखेंगे उसको भी हीमोफीलिया, उसके माता को देखेंगे उसको भी हीमोफीलिया, उसके दादा को देखेंगे उसको भी हीमोफीलिया, यानी कि यह एक ऐसे बीमारी है, यह इसी को हम कहते हैं जन्मजात रोग, यानी कि जन्म से ही यह रोग होता है जन्मजात रोग। इसमें क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, हम जब आपको ब्लड बता रहे थे, ब्लड नामक चैप्टर पढ़ाए थे, तब हम आपको बताए थे कि ब्लड का जमना 4 प्रोसेस से होता है। लगभग 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है ब्लड को जमने में। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हम आपको बताए थे प्रोटीन है, हार्मोन है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है कि इसमें कम होता है, और जिसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन कम होगा वह क्या होता है कि ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगा। तो आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया। दूसरी बात आपको याद रखना है इसी में कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है ना कि इसमें जो होता है कि आपको जो है कि हम एक फिगर देते हैं, यहां पर आप एक फिगर दिखिए, आपको इस फिगर में अगर आपको 74 दिख रहा है, अगर जिस व्यक्ति को इस फिगर में 74 दिख रहा है यानी कि उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और यह एक जन्मजात रोग है, यह एक आनुवांशिक रोग है। आप
आपके पिता में है तो आप में भी होगा, आपके दादा में था तो आपके पिता में है। तो यह एक, अगर किसी को इसमें 21 दिख रहा है, कितना 21, अगर जिसको इसमें 21 दिख रहा है उसको क्या है, यह एक कलर ब्लाइंडनेस है। अगर इस फिगर में आपको 21 दिख रहा है यानी आपको कलर ब्लाइंडनेस है। अगर आपको इस फिगर में 74 दिख रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो आप इस फिगर से पता कर सकते हैं। अब बात आता है असंक्रामक रोग। क्या है असंक्रामक रोग? असंक्रामक रोग में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा बीमारी है जो एक दूसरे से फैलता नहीं है। जैसे किसी का किडनी खराब हो गया है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि किसी का किडनी खराब हो गया। क्या हो गया है? किडनी खराब हो गया है। किसी का क्या हो गया? हार्ट खराब हो गया है। क्या खराब हो गया? हार्ट खराब हो गया है। किसी का लंग्स खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया है। किसी को कैंसर हो गया है। तो ये सब ऐसी बीमारी है जो कि असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग में क्या होता है कि इसमें किडनी किसी का खराब होता है, किसी का हार्ट खराब हो जाना, किसी का फेफड़ा खराब हो जाना, किसी को कैंसर हो जाना, यह एक असंक्रामक रोग है। और असंक्रामक रोग एक दूसरे से फैलता नहीं है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कैंसर है आप उसके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, आप उसका झूठा खाना भी खा सकते हैं, आप उसको हार्ट खराब है आप उसका खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि यह एक असंक्रामक रोग है और असंक्रामक रोग एक दूसरे से फैलता नहीं है। यह चीज आपको याद रखना है। हालांकि गांव के लोग, बहुत से लोग डरते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो गया है ना, उसके नजदीक नहीं जाते हैं, उसको भी डर रहता है। देखिए, अगर किसी को कैंसर है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको होने वाला नहीं है। अगर किसी का लंग्स खराब हो गया है कोई जरूरत नहीं है डरने की, किडनी खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि अगर उसको संक्रामक रोग है, क्या है? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग यह एक ऐसा रोग है जो कि एक दूसरे से फैलता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं चेचक। क्या है? चेचक। चेचक एक ऐसा बीमारी है, इसको जो है कि छोटी माता भी बहुत से लोग कहते हैं, जो है कि मिनी माता भी कहा जाता है। तो चेचक, इसको चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। तो चेचक एक ऐसा बीमारी है, चेचक, जो कि यह एक क्या है, एक दूसरे से फैलता है। तो वैसा रोग जो एक दूसरे से फैलता हो उसको संक्रामक रोग कहते हैं। आप कहेंगे कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, तो कोविड-19 भी आपका एक संक्रामक रोग है। आप कहेंगे कि चेचक, यह भी एक संक्रामक रोग है। आप कहेंगे कि टीबी, तो टीबी भी यह एक संक्रामक रोग है। टीबी क्या है? यह एक संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग चेचक है, कोविड-19 है, आपका टीबी है। यह चीज आपको याद रखना है। हालांकि आपको मानव रोग में ना ही इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना है, इसमें इतना ही, और असंक्रामक रोग में इतना ही। आपको मेनली जो है कि इस पर पढ़ना है। किस पर ध्यान देना है? संक्रामक रोग। किस पर ध्यान देना है? संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग में हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, कृमि द्वारा होने वाला रोग, कवक द्वारा होने वाला रोग, विषाणु द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। तो अब आप इसको जो है कि नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे, संक्रामक रोग हेडिंग देंगे और उसमें बढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। कल के क्लास में देखेंगे कवक द्वारा होने वाला रोग, कृमि द्वारा होने वाला रोग, जन्मजात रोग, ये सब के बारे में तो हम लोग देख लिए। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दूं। चलिए ऊपर में हेडिंग देंगे संक्रामक रोग। हाँ, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग में हम क्या पढ़ेंगे? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, देखिए संक्रामक रोग जो होता है ये आपका, ये किस किस के द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कृमि, कवक तथा प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। देखिए इतना बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि वैसा रोग जो जीवाणु द्वारा होता है, वैसा रोग जो विषाणु द्वारा होता है, वैसा रोग जो कृमि द्वारा होता है, वैसा रोग जो कवक द्वारा होता है, वैसा रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, इन सभी रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग। तो देखिए संक्रामक रोग में आज हम देखेंगे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। तो आप लिखेंगे, स्टार बना लेंगे, हेडिंग देंगे और लिखेंगे कि प्रोटोजोआ
प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। देखिए हॉटशॉट, सबसे पहले हम आपको ट्रिक लिख देते हैं, हॉटशॉट ट्रिक। देखिए हॉटशॉट ट्रिक क्या है, पे काम सोप। क्या है, पे काम सोप। देखिए यही आपका, इतना ही आपको देखना है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, इतना ही है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कितना है, इतना ही है। पे से आपको याद रखना है पेचिस। पे से क्या याद रखना है, पेचिस। तो पेचिस जो बीमारी है यह एक क्या है, संक्रामक रोग है जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है। उसके बाद देखिए क से आपको याद रखना है काला जार। काला जार, तो देखिए काला जार जो रोग है यह भी प्रोटोजोआ द्वारा होता है। म से आपको याद रखना है मलेरिया। क्या याद रखना है, मलेरिया। तो मलेरिया भी क्या है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। सो से आपको याद रखना है सोने की बीमारी। क्या याद रखना है, सोने की बीमारी। इसी को निद्राणु रोग भी कहा जाता है। उसके बाद आपको प से याद रखना है पायरिया। प से क्या याद रखना है, पायरिया। तो देखिए प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला जो रोग है इतना ही है। क्या क्या है, पेचिस है, कालाजार है, मलेरिया है, सोने की बीमारी जिसको निद्राणु रोग भी कहा जाता है। उसके बाद है पायरिया। दांतों में आप देखते होंगे कि पायरिया लग जाता है, तो यह एक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, ये आपको ट्रिक याद रखना है। ये ट्रिक आपको क्या करना है, याद रखना है, पे काम सोप। पे काम सोप ये ट्रिक है कि प्रोटोजोआ, देखिए प से प्रोटोजोआ, प से शुरू भी है, तो आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। जैसे पे काम सोप, आपसे बोला जाए पेचिस प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, कालाजार प्रोटोजोआ द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा। आप कहेंगे कि सोने की बीमारी या निद्राणु रोग, ये किसके द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। पायरिया प्रोटोजोआ द्वारा। देखिए पेचिस नामक बीमारी में क्या होता है, जब किसी को पेचिस होता है तो इसमें क्या होता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा पेचिस होता है। आप लिखेंगे, आप लिखते चलेंगे, पेचिस दे करके आप डैश देंगे और लिखेंगे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है पेचिस। और इसमें आपके बॉडी के अंदर का जो क्या होता है कि बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वही आपका प्रभावित होता है। ये क्या होता है, यदि आप दूषित भोजन खा लेते हैं, यानी कि खराब भोजन खा लेते हैं, सड़ा गला भोजन खा लेते हैं, या आप क्या करते हैं कि दूषित जल पी लेते हैं, गंदा जल पी लेंगे उससे आपको पेचिस होगा, गंदा आप खाना खा लेंगे उससे आपको पेचिस हो सकता है। तो पेचिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसमें आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत प्रभावित होता है। और यह पेचिस जो होता है यह क्या होता है कि यदि आप दूषित जल खा लेते हैं, पी लेते हैं, या दूषित भोजन करने से होता है। अब बात आता है काला जार। क्या है, काला जार। काला जार जो होता है ना, यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। काला जार किसके द्वारा होता है, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा। काला जार किसके द्वारा होता है, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसमें आपके बॉडी के अंदर का जो स्प्लीन, जिसको तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन जिसको आप सिंपल भाषा में तिल्ली कहिए ना, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, जिसको आप पलीहा भी कह सकते हैं, तिल्ली भी कह सकते हैं, स्प्लीन भी कह सकते हैं। तो काला जार यदि किसी को होता है, इसमें क्या होता है कि यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा काला जार होता है। और इसमें आपका स्प्लीन यानी कि तिल्ली जो होता है वही प्रभावित हो जाता है। तिल्ली क्या होता है, वही प्रभावित होता है। अब बात आता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है ना, यह एक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है यह मच्छर के काटने से होता है। वह कौन सा मच्छर, तो मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। देखिए मादा क्यों कहा गया, क्योंकि मच्छर जो होता है, आपको जितने भी मच्छर काटता है ना, वो नर मच्छर कभी भी आपका खून नहीं चूसता है। जितने भी मच्छर चूसता है वो मच्छरनी होता है। क्या होता है, जिसको आप फीमेल कहते हैं। तो फीमेल मच्छर जो होता है ना, वही ब्लड चूसता है। ब्लड को सक करने वाला जो मच्छर होता है वो फीमेल मच्छर ही होता है। फीमेल मच्छर वो क्या करता है, ब्लड को चूसता है। लेकिन नर मच्छर जो होता है, नर मच्छर जो होता है ये फूलों का रस को चूसता है। आप कहेंगे कि ये मादा मच्छर ही क्यों खून को चूसती है। देखिए क्योंकि उसको जो है ना कि बच्चे को पालने के लिए होता है। तो जिसको बच्चे की पालने के लिए होता है उसको जो है कि आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे
आप मेल फीमेल में आप समझ सकते हैं। आप महिलाओं में देखिए कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या होता है कि ब्लड में क्या होता है कि आयरन की मात्रा ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसके बच्चे को आयरन की जरूरत पड़ती है। और जब उसका आयरन बच्चे में चला जाता है तो उसको आयरन की जरूरत पड़ती है, और अगर उसमें आयरन की कमी होती है तो उस महिला को क्या होता है कि चक्कर आने लगता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि उसको आयरन की गोली दे देता है। किसकी गोली? आयरन की गोली। तो देखिए कि मच्छर को आयरन की गोली कहां से मिलेगा? तो मच्छर क्या करता है कि आम आदमी का खून चूस करके उससे क्या करता है कि आयरन प्राप्त करता है। देखिए जब वो खून लेगा तो खून में क्या होता है कि ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है, और उस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है ना कि आयरन होता है, और उस आयरन से मच्छर क्या करता है कि अपने बच्चे का पालन पोषण कर पाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि मच्छर जितने भी ब्लड को सक करता है, ब्लड को जितने भी चूसता है, वो क्यों चूसता है? क्योंकि उसको अपने बच्चे को पालना होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए कि मलेरिया क्या होता है कि यह मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। इसमें भी आपका स्प्लीन यानी कि पलीहा यानी कि जो आपका तिल्ली होता है ना, वही तिल्ली प्रभावित हो जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सोने की बीमारी, यानी जिसको हम सो से कहते हैं सोने की बीमारी। इसी को कहा जाता है निद्राणु रोग। इसी को क्या कहा जाता है? निद्राणु रोग। सोने की बीमारी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है सोने की बीमारी। इसी को निद्राणु रोग कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ द्वारा वह कौन सा बीमारी होता है? तो वो आपका है सोने की बीमारी। आपको बहुत ज्यादा नींद आएगा। आपको याद रखना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रहा है यानी कि आपको ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ से आप प्रभावित हो गए हैं, आपके पास जो वह कौन सा मक्खी है? तो सीसी मक्खी। आप लिखेंगे कि TSE ये सीसी नामक मक्खी द्वारा वहन होता है। अगर आपको ये सीसी नामक मक्खी क्या करता है कि आप पर आ जाता है, यानी कि आपको क्या हो गया है? ये क्या हो गया? ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ आपके पास आ गया है, और आपको सोने की बीमारी निद्राणु रोग। क्या है? निद्राणु रोग। इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर, हम पढ़ा चुके हैं आपको नर्वस सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सोने की बीमारी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नींद आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? नींद आएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं पायरिया। पायरिया में क्या होता है? पायरिया में इसमें क्या होता है कि मसूड़ा प्रभावित होता है। इसमें दांत के ऊपर का जो मसूड़ा होता है यही प्रभावित हो जाता है। तो पायरिया में दांत का मसूड़ा प्रभावित होता है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम कल के क्लास में देखेंगे। तो देखिए ये इतना ही, ये आपका था प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। कल के क्लास में भी हम चर्चा कर देंगे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, और कल के क्लास में हम आपको लिखवाएंगे भी कि पेचिस किसके कारण होता है और जो ये किसके कमी से होता है। कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, निद्राणु रोग, पायरिया, इन सभी के बारे में। फिर देखेंगे कृमि द्वारा होने वाला रोग, दाद खाज। फिर देखेंगे कवक द्वारा होने वाला रोग। फिर देखेंगे विषाणु द्वारा होने वाला रोग। फिर देखेंगे जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो रोग होता है ना, उन सभी रोग के बारे में, और कुछ कुछ हम आपको दवाइयां भी बताएंगे। जैसे बुखार होता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, सारा आपको हम दवाई के बारे में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।